सम्यक अभियान के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को आज मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। और दरअसल यह मुद्दा मेरे सामने एक राजस्थान कोटा जो कोचिंग हब बना है वहां की परिस्थितियों को देखते हुए आया। जो उच्चतम अंक लाने वाले 12वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में, 10वीं के बाद जाते हैं वहां पर अधिकतर, 10वीं कक्षा में उच्चतम अंक लाने वाले जो विद्यार्थी वहां जाते हैं मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए या IIT JEE के लिए, या जो 12वीं के बाद में एक वर्ष ड्रॉप लेकर के ड्रॉपर बच्चे जाते हैं जो उच्चतम अंक लाने वाले होते हैं, तो वे तो निरंतर आगे बढ़ जाते हैं। उनको थोड़े ही सहयोग की जरूरत होती है। उनकी क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अधिक होती है, अध्ययन ज्यादा होता है या उस लेवल की पढ़ाई उन्होंने की हुई होती है। लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं वो बहुत अधिक पिछड़ जाते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि अचानक कोटा कोचिंग हब के कोचिंग सेंटर्स की बात कहां से आ गई। तो मैं अब यहां उन परिस्थितियों पर आता हूं। हम आरक्षण की दृष्टि से, आरक्षण क्यों? क्योंकि जो अत्यंत पिछड़े समाज हैं उनको समानता के स्तर पर लाकर मुख्य धारा से जोड़ना। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग, दो कारणों से अनुसूचित जाति वर्ग के लोग छुआछूत के शिकार थे, सामाजिक भेदभाव था, उस वजह से उनको आरक्षण दिया गया मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। और अनुसूचित जनजाति जो दुर्गम वनांचल में रहते थे। उसके बाद में OBC की बात आई, मंडल आयोग बना। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के पहले ही मध्य प्रदेश जैसे राज्य में महाजन आयोग बना। उनने भी OBC यानी अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आगे बढ़ाने की बात की। और अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत 27% आरक्षण की सिफारिश हुई। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में चूंकि 36% SC ST का आरक्षण था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो बाध्यता थी 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते, इसलिए OBC को 14% मिला। ये अलग बात। और अब तो जातिगत जनगणना की बात भी हो गई है और ऐसी उम्मीद करते हैं हम कि आगे जाकर आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकती है। आगे क्या होगा ये तो कहना कठिन है, लेकिन इसी दिशा में पहल है। फिर भी मेरे मन में एक नया चिंतन आया। परंपरागत पेशेवर पिछड़े समाज, वो अत्यंत पिछड़े हैं। अगर उनकी स्थिति देखी जाए तो अनुसूचित जाति वर्ग जो उनको सहारा 1947 से देश स्वतंत्र होने के बाद मिला कि थोड़ा आरक्षण का सहारा देके आगे बढ़े, अनुसूचित जनजाति वर्ग वो भी अब आगे बढ़ चुके हैं, उनसे भी ज्यादा पिछड़े हैं। वो अत्यंत पिछड़े, कोई मानने को तैयार नहीं है। अत्यंत पिछड़े बोले तो अनुसूचित जाति जनजाति, या उसके भी बाद में जनजाति वर्ग में जो बहुत पिछड़े तो बैगा और भी कुछ 2-4 समाज के नाम लिए जाते हैं, उनको मान लिया जाता है। लेकिन मैं यहां उस अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात कर रहा हूं जो परंपरागत पेशेवर समाज है। आधुनिक युग में, बदली हुई जीवन शैली में, मशीनी युग में, नए शोध के दौर में उनका पेशा छीन गया और वे अब पिछड़ेपन के अंतिम छोर पर जा पहुंचे। यदि उन्हें OBC वर्ग में रखा जाता है जैसा कि अभी रखा गया है, तो OBC वर्ग में ऐसे बहुत सारे समाज हैं जो अनारक्षित वर्ग से कम नहीं है, न आर्थिक मामले में न सामाजिक उठाव के मामले में।
यदि उनके साथ इनको रखा जाता है तो स्वाभाविक तौर पर ये पिछड़ जाएंगे। बात वही हुई कोटा कोचिंग सेंटर्स की कि वहाँ जो उच्चतम अंक लाने वाले उत्कृष्ट श्रेणी के बच्चे हैं उनके साथ में औसत श्रेणी के बच्चों को जब भेजा जाता है तो औसत श्रेणी वाले और अधिक पिछड़ जाते हैं, उच्चतम अंक वाले और आगे बढ़ जाते हैं। तो इनको ओबीसी वर्ग में रखा गया, जैसा कि अभी रखा गया ही है, और उसी में रखते हुए आगे की प्लानिंग की गई। तो ओबीसी वर्ग का वह समाज जो अभी आगे बढ़ा हुआ है, कुछ समाज है, नाम लेना उचित नहीं मानता मैं, क्योंकि जैसे ही नाम लो तो विरोधाभास शुरू हो जाता है, टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। तो लेकिन उन समाजों के साथ में इन समाजों को अगर हम जोड़कर चलते हैं और उन्हें भी उसी श्रेणी में आगे लाभ मिलना है तो इनका सारा का सारा हिस्सा ओबीसी वर्ग के अग्रिम पंक्ति के वो उन जातियों को मिल जाएगा जो अभी भी आगे हैं। अनारक्षित वर्ग से हो सकता है ओबीसी वर्ग के वह वर्ग पीछे हो, लेकिन ये जो अत्यंत पिछड़ा समाज है इससे काफी आगे है। तो इस समाज के साथ इनको जोड़ने से ये समाज और अधिक पिछड़ जाएगा, चाहे आप आबादी के अनुपात में ही आरक्षण क्यों न सुनिश्चित कर दें। 2023 में विधानसभा चुनाव से पूर्व धीमर माझी समाज के लोग मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने एक सम्मेलन रखा था। उस सम्मेलन में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। जब उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो मैंने बोला मैं निश्चित रूप से आ रहा हूं और वहां आकर के जो मैं व्यवस्था दूंगा उस पर आप मंथन कीजिएगा। तब मैंने जो व्यवस्था दी थी उस पर आज चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आग्रह करता हूं उन अत्यंत पिछड़े समाज के बंधुओं से कि वे सामने आए, परिस्थितियों को समझे। नहीं तो जातिगत जनगणना का निर्णय लिया जा चुका है और उस निर्णय के बाद में यदि उन्हें एक अलग वर्ग में नहीं रखा गया तो वे बहुत अधिक पिछड़ जाएंगे और हम जो सम्यक विकास नव क्रांति के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये संकल्प कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा, क्योंकि कुछ समाज बहुत ही अधिक पिछड़े हुए होंगे। सम्यक विकास का संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब प्रत्येक समाज व प्रत्येक वर्ग के लिए समानता पर आधारित सिस्टम डेवलप हो। धीमर, माझी, केवट, बाथम, सोंधिया, मल्लाह आदि उपजातियों के नाम से रैकवार भी उसी में हैं। ये एक ढीमर माझी समाज होता है। इसमें माझी समाज को संभवतः पहले आदिवासी वर्ग में रखा गया था, राष्ट्रीय सूची में हो भी स्टेट में नहीं है, या उस सूची से बाहर कर दिया गया हो। ये बहुत पहले से चल रहा है। इनके पास प्रमाण भी काफ़ी है कि पहले हम आदिवासी वर्ग में थे, हम एक ही वर्ग के हैं, हमको जनरल कैटेगरी में रख दिया गया, फिर बाद में मंडल आयोग बना तो मंडल आयोग के आधार पर ओबीसी में रख दिया गया। ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हें आदिवासी वर्ग में शामिल किया जाए। उनकी लड़ाई काफ़ी दिनों से चल रही है, 70 के दशक से चल रही है। जब महाजन आयोग की रिपोर्ट आई 1980 में, तो उनका कहना है कि उसके बाद में उनको ओबीसी में रख दिया गया, इससे और अधिक वो पिछड़ गए। तो ये लड़ाई अब 70-80 से चल रही है, 50 साल 60 साल होने गया लड़ाई करते करते। एक पीढ़ी लड़ते रही, उसका समय गया, दूसरी पीढ़ी आई, अब तीसरी पीढ़ी भी लड़ते जा रही है। आखिर ये लाभ इसलिए मिलना कठिन है कि आदिवासी वर्ग में जो जातियां शामिल है वो ढीमर, माझी, केवट, बाथम, मल्लाह, रैकवार, इस समाज को
आदिवासी वर्ग में शामिल करने का विरोध कर रही है। और उनका विरोध होने के बावजूद कोई भी राजनीतिक दल ये ढीमर माझी समाज को आदिवासी वर्ग में, अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी बात, बंजारा समाज, तेलंगाना राज्य में बंजारा समाज आदिवासी वर्ग में है। देश में और कुछ राज्यों में होगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी में है। ये एक प्रकार से घुमंतु समाज माना जाता है। फेरी लगा करके, कंबल आदि बेच करके अपना जीवन चलाता रहा है। बहुत अधिक पिछड़ा समाज। पाल समाज भेड़ चराने वाला समाज माना जाता था। वो भेड़ का कारोबार तो गया, कुछ लोगों ने जो थोड़े बहुत अच्छा काम करने वाले थे तो उन्होंने अपनी जमीन जायदाद ले लिया और अच्छे किसान बन गए। अधिकांश लोग बहुत ही अधिक पिछड़ेपन के शिकार हैं। गोवारी, जो महाराष्ट्र से लगे क्षेत्र में गोवारी समाज है, या धनगर जो चरवाहा समाज है, ये कुछ कुल देवता के कारण में गुर्जर और धनगर एक हैं। ये चर्चा हमारे मालवांचल के मंदसौर, नीमच आदि क्षेत्र तरफ में होने लगी है कि गुर्जर और धनगर एक हैं। कोई कुल देवी या कुल देवता के नाम पर ये हुए हैं, ऐसा बताया जाता है। दरअसल धनगर, गुआरी ये एक नेचर का समाज है। ये चरवाहा समाज होता है और इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। गुर्जर समाज कहीं ना कहीं पर पहले राजसत्ता में भी रहा हुआ समाज माना जाता है, विकसित मानसिकता का समाज माना जाता है, लेकिन अपेक्षाकृत अनारक्षित श्रेणी से थोड़ा कमजोर माना जाता है। तो यहां धनगर और गायरी समाज की भी बात हम कर रहे हैं। लोहार, विश्वकर्मा समाज पेशेवर समाज है। आपका नाई समाज, बच्चे थोड़े बड़े हुए और उन्हें अपने पैसे में डाला, बहुत पिछड़ा समाज है। धोबी, रजक समाज, मध्य प्रदेश के केवल रायसेन जिले में इस समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में रखा गया है। इस वजह से इस समाज के लोग अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी अब संभव नहीं है। इन्हें ओबीसी में रखा गया है, इन्हें भी एक अलग वर्ग की जरूरत है। तो इसी प्रकार के जो समाज हैं जिनका मैंने नाम लिया, जो परंपरागत पेशेवर समाज हैं, इन सारी समाज को जोड़ करके एक ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास बना दिया जाए। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैंने जिन समाजों का नाम लिया है, ये सारे के सारे समाज लगभग एक कैटेगरी की पिछड़ेपन के शिकार हैं और इनका बौद्धिक स्तर भी लगभग वही है, क्योंकि वातावरण नहीं मिला है। इनको यदि इन्हीं के समाज के साथ में कंपटीशन में रखा जाएगा ये पिछड़ेंगे नहीं। यदि इनको ओबीसी में रखते हुए आगे बढ़ाने की बात की गई तो ये बहुत अधिक पिछड़ जाएंगे और इस पर चिंतन करना अत्यंत अनिवार्य है। देश जब स्वतंत्र हुआ तब देश के नीति निर्धारकों ने ऐसी छोटी छोटी बातों पर सोचना शुरू किया था और तब निर्णय हो रहे थे। आज इतने सालों के बाद में ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, इस पर भी अध्ययन करने की जरूरत है। अब एक सवाल आएगा, हमारे भाजपा के नेता लोग कहेंगे अब तक कांग्रेस कहाँ गई थी, उसने क्यों नहीं की? तो देखिए, ये जो परंपरागत पेशेवर समाज था ये अपने पेशे में काफी हद तक संतुष्ट था। लोहार के पास में या विश्वकर्मा के पास में इतना अधिक काम होता था कि उसे
सरकारी नौकरी आदि के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं थी। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते थे और उनको काम सिखा देते थे। लेकिन आधुनिक युग के मशीनीकरण ने उनके पेशे को छीन लिया है लगभग। ये ढीमर माझी समाज के पास भी काम की कमी नहीं थी। ये गुवारी समाज चरवाहा था, लेकिन अपने आप में उसको एक पेशा था। सबका पेशा छीन गया है। या थोड़ा नाई समाज पेशा है, पेशा तो है, लेकिन उसमें भी कारोबारी बन गए। कुछ लोग जाके बहुत अच्छा सैलून आदि खोल लेते हैं, कुछ लोग बहुत पिछड़े हैं, उनकी जिंदगी ही नहीं बन पाती है। तो ऐसी बहुत गंभीर बात है, इस पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। और इन सारे समाज, कुम्हार समाज भी इसी में आता है। यद्यपि कुम्हार समाज हमारे मध्य प्रदेश के 8 जिले जो हैं पुराने विंध्य प्रदेश में, वहां पर कुम्हार समाज को, कुम्हार प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में रखा गया है, जबकि बाकी जगह में ओबीसी में ही है, पूरे देश में ओबीसी में। पनिका समाज जो पानी वानी भरने का काम करता था, यही बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में कोटवार वगैरह होते हैं उसी समाज के। तो पनिका समाज भी मध्य प्रदेश के जो पुराना विंध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था, उन 8 जिलों में ही अनुसूचित जनजाति वर्ग में आता है, बाकी जगह अनारक्षित वर्ग में है। यहाँ का कीर समाज जो भोपाल के आसपास कुछ जिलों में है, उस समाज को पहले आदिवासी वर्ग में रखा गया था, बाद में पता नहीं किसके कारण से उसको आदिवासी वर्ग से अलग कर दिया गया। तो उस समाज में बहुत अधिक पिछड़ापन है। ये ऐसी जातियां हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं, जो बहुत ही अधिक पिछड़ी है। उनके बच्चे अब पढ़ना शुरू करेंगे, अब आगे बढ़ना शुरू करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहे हैं, लेकिन वे ओबीसी वर्ग के ही विकसित या अर्धविकसित समाज के साथ में प्रतियोगात्मक तरीके से आगे नहीं आ सकते। उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है तो उनको अलग वर्ग देना पड़ेगा, और अलग वर्ग देकर उनके लिए अलग से योजना भी बनानी पड़ेगी, और उनके परंपरागत पेशे को ध्यान में रखते हुए तदनुरूप औद्योगिक उपक्रम स्थापित करते हुए उन्हें उन उपक्रमों में भी कारोबार से जोड़ा जा सकता है। सरकारी नौकरियों से ही पूरा जीवन नहीं चलता, लेकिन कुल मिलाकर उनके जीवन स्तर को उठाकर अन्य सारे समाज के साथ में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें ईबीसी अर्थात अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में रखने की जरूरत है। अब मेरा आग्रह है इन समाज के बंधुओं से कि वे लोग जो गुमराह कर रहे हैं, चंद लोग नेतागिरी गुमराह करने के लिए ही करते हैं। हमको तो आदिवासी वर्ग में ही शामिल होना है, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। और देश में ये ढीमर, माझी, केवट आदि समाज के बड़े संगठन बन गए हैं और वो लड़ाई चालू करके रखे हुए हैं, कई दिनों से लड़ रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है। अरे भैया, वो बुजुर्ग हो गए जो पहले लड़ना शुरू किए, फिर दूसरे भी बुजुर्ग होके चले गए, अब तीसरे क्या करोगे? इससे बेस्ट ये है कि एक नया वर्ग बन जाए और उस वर्ग में केवल आप लोगों के हित में सोचा जाए और अपने हित में सोचने वाले सिस्टम में चले जाइए। तो आइए, सामने आइए, सब लोग एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के ईबीसी वर्ग की मांग रखिए। अगर अभी चूक गए तो आगे भी चूक जाएंगे, जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आ जाएंगे और ओबीसी वर्ग में आपकी जनसंख्या शामिल हो जाएगी और तब फिर ओबीसी वर्ग से निकाल पाना कठिन हो जाएगा। इस अवसर का लाभ लीजिए, सम्यक अभियान के साथ आइए। सम्यक अभियान आपकी आवाज को राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचाने में सक्षम हैं, हम पहुंचाएंगे, लेकिन आप लोगों की एकजुटता अनिवार्य है। धन्यवाद। जय हिंद।